अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। आज जिक्र करेंगे प्रोग्राम में जो हुकूमत वक्त ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और कहा यह गया कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और मुल्क की तारीख में इससे बड़ा फोरम शायद पहले देखने को नहीं मिला कि जिसकी सरबराही ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे और इसमें मुसल्लह फ़ौज गोया कि आर्मी चीफ भी इस कौंसल के मेंबर होंगे। एक तरह से उनको भी शामिल किया गया है और इसकी कोई 3 टेयर्स बनाए गए हैं। पहली जो इसकी टेयर है उसमें एपेक्स कमेटी है जिसके सरबराह वज़ीर-ए-आज़म है और जैसे मैंने बताया कि आर्मी चीफ भी उसके मेंबर होंगे और ये कमेटी जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको लाने के लिए एक राह हमवार करेगी। और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर बिलखुसूस जो तवानाई का शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ज़राअत है, इसी तरह दिफा और दीगर शोबों में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाने के लिए ये कमेटी अपना काम करेगी। इसके नीचे फिर एक एग्जेक्टिव कमेटी बनाई गई है जो बुनियादी तौर पे तरीक़ाकार को वज़ा करेगी और फिर उसके साथ एक अमल दरामद कमेटी भी है, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ताकि जो बैरूनी सरमायाकारी है उसके लिए रास्ते आसान किए जाए। वन विंडो ऑपरेशन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक एक प्रोसेस है उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं और न सिर्फ मुल्क के अंदर सरमायाकार बल्कि बैरूनी सरमायाकार भी तवील तरीक़ों से तंग आके बिलाखिर यहाँ से चले जाते हैं या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और साथ में जो मुल्क के अंदर सियासी हालात हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा नाज़रीन यही है कि इससे पहले हमने कई अथॉरिटीज़ और इस तरह की काउंसिल्स बनती देखी हैं, लेकिन मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब नहीं हुई। और जो स्टैट्स हमारे पास हैं, अगर देखा जाए तो गुज़श्ता माली साल के दौरान जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी है उसके अंदर कोई 21% की कमी हुई है और जो हुई है 1.2 अरब या डॉलर की जो सरमायाकारी, उसमें भी सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो दोस्त ममालिक चीन की तरफ से की गई है। बाकी बड़ी ही हम कह सकते हैं बड़ी छोटी सरमायाकारी हैं। और साथ में अगर देखा जाए इस दौरान जो पाकिस्तान को जो बरामदाद और जो रिमिटेंसेस गोया कि तहसीलात ज़र जो आती हैं पाकिस्तान में, उससे जो कमी हुई उससे पाकिस्तान को कुछ 7.1 अरब डॉलर का एक तरह से हमारी आमदन के अंदर कमी हुई है। तो ऐसे में कि जब मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं वो अब का शिकार हैं, IMF प्रोग्राम ले नहीं सके हम, साथ में जो सियासी हालात हैं उनके अंदर भी कोई ठहराव देखने को अभी तक नहीं मिल पा रहा, ये कौंसल कितना कोई हमारे लिए हैरान कुन होगी, क्योंकि इससे भी कहा जा रहा है कि शायद ये CPEC से भी ज़्यादा बड़ा एक मनसूबा है और ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उज़ैब, अब माहिर माशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब। तो सुलेहरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। सर ये कौंसल कल जब इसका क़याम सामने, उसके बाद खदोखाल भी सामने है सबके, आपको लगता है कि हम वाकई अब एक दुरुस्त सिमत में चल पड़े हैं और जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया जिसके अंदर मुसल्लह फ़ौज की क़यादत को भी एंगेज किया गया है, लगता यह है कि ये कौंसल कुछ पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नताइज लेके आएगी? जी शराजी साहब, 2018 से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते रहे। सऊदी इन्वेस्टमेंट, कतरी इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, टर्किश इन्वेस्टमेंट, मलेशियन इन्वेस्टमेंट, वो सारे MOUs भी साइन हुए और फिर हमने देखा कि उसका कोई खातिर खा नतीजा जो है वो नहीं निकला। इसी तरह से पिछला पूरा साल अगर हम देखें IMF का प्रोग्राम क्यों डिरेल हुआ, तो उसकी एक वजह ये थी कि दोस्त ममालिक वेट एंड सी मोड में थे कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो हुकूमत में रहेगी, हुकूमत बनाएगी और कौन जाएगा। ये तो 2 नेगेटिव एग्जांपल थी। अगर हम 2 पॉजिटिव एग्जांपल देखें तो एक फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना, जिसके लिए सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो मिल बैठे और उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट बनाया और कोऑर्डिनेशन से तमाम महकमों और तमाम मुतलका अदारों से उन्होंने कंप्लाइंस करवाई। और दूसरा कोविड जो NCOC बना, पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद इस कोऑर्डिनेशन की वजह से जितने बेहतर तरीके से कोविड को मुनज़्ज़म किया, पाकिस्तान और इंडिया के रिस्पांस को अगर आप देखें और जो एक जानी नुकसान हुआ जिस पे सबको अफसोस है इंडिया में, अगर उसको देखें तो उसकी एक वाहिद वजह पाकिस्तान में लॉसेस का कम होना जो था वो सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पे होना, जिसके ज़रिए कोविड पे कोऑर्डिनेशन की गई। तो मेरे ख्याल में अब अगर हम बात कर रहे हैं ये
इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की, तो ये वही चीज़ है जिसको कि STPI और मैं ज़ाती हैसियत में भी हम एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज़ बार बार दे रहे थे कि मुईशत को एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाए और इस पे सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठे, ताकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। UK में हमने देखा पिछले साल में 3 वज़ीर आज़म बदले, लेकिन जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, जो पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी है, जो अश्योरेंस और गारंटी है कि इन्वेस्टर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जा रहा होगा और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, वो उसी सूरत में ही मुमकिन है जबकि इस तरह के कौंसलों जो कि लॉन्ग टर्म बुनियादों पे एक अश्योरेंस फ्राहम कर रही हो। मेरा ख्याल है दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पॉइंट टेकन जी। मैं उज़ैर बलोच साहब, यूनुस साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि बिलाल कानी साहब का तारुफ करवा दें। उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। मैं ज़रा चाहूँगा कि उज़ैर यूनुस साहब को गुफ्तगू में शरीक है। सर इनफैक्ट जो सलेरी साहब भी बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर पहली बार माशी मामलात के अंदर भी कहीं अब मुसल्लह फ़ौज की क़यादत को भी लाया गया है, तो क्या कहेंगे जो बैरूनी इन्वेस्टर उनको एक बड़ा एक अच्छा मैसेज गया है कि शायद अब ये कौंसल उनके लिए वो राह हमवार करेगी और वो हर्डल्स को दूर कर पाएगी कि जो रास्ते में पहले उनको नज़र आती हैं। शायद अब ये कौंसल बड़ी हाई पावर्ड है और इसको लेके अब जो बैरूनी सरमायाकार वो इनकरेज होगा पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आबिद सुलहरी साहब की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। ये काम पिछली हुकूमतों में भी ट्राई कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट के आप फौज को और अस्करी क़यादत को मईशत में रोल दें और उससे कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। $100 अरब की बात हो रही है या $112 अरब गालिबन मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। तो पाकिस्तान के पिछले 20 साल में जो टोटल FDI इनफ्लो आया है पाकिस्तान में वो $61 अरब है। अगर नेट इनफ्लो की बात की जाए, आउटफ्लो को निकाल के देखा जाए, तो वो तकरीबन $45 अरब बनता है 20 साल का। तो बड़ा ही जबरदस्त रिफॉर्म है ये। मैं कह रहा हूँ कि कुछ सालों में $100 अरब से ज्यादा डॉलर आ जाएंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। असल जो मसला है पाकिस्तान की मईशत का, उससे इसका काउंसिल का तो कोई ताल्लुक मेरे ख्याल में नहीं है। अभी हम देखें, मैं वाशिंगटन में बैठा हूँ, नरेंद्र मोदी भारत से आए हुए हैं यहाँ पे, तो टेस्ला इन्वेस्ट करना चाह रहा है भारत के अंदर। तो क्या वहां पे कोई ऐसा काउंसिल है जहां नरेंद्र मोदी जो है वो आर्मी चीफ के साथ अपने बैठते हैं और सूबों को कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाओ? नहीं, वहां पे मईशत अच्छी तरह चलाई जा रही है तो काम भी आगे बढ़ा है। हर चीज को अगर आप सिक्योरिटाइज करेंगे और अस्करी क़यादत को खींच के लाएंगे, भाई उनका काम है सरहदों को प्रोटेक्ट करना और वहां जंग छिड़ी हुई है, उसके अंदर आप कह रहे हैं आप मईशत के अंदर भी किरदार अदा करें और इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो एक तरह से मजाक ही चल रहा है। और ये ख्याली पुलाव जो पाकिस्तान में पकाया जा रहा है उसका नतीजा ना पहले अच्छा हुआ है ना अब आने वाले दिनों में अच्छा होगा। मुनासिब बयान कानी साहब, इनफैक्ट मुसद्दिक मलिक साहब भी कल फरमा रहे थे कि कुछ दोस्त ममालिक सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, बट ये जो कौंसल बनी है सर, और इसके अंदर जो मोर इम्पॉर्टेंटली आर्मी को एक रोल दिया गया है, ये उन दोस्त ममालिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिस्टम हमारे के ऊपर कुछ सवाल उठते हैं कि शायद यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट को लेके आता है तो बड़ी हर्डल्स होती हैं, तो ये उनकी डिमांड पे बनाई गई या विजन हमारा अपना है कि जी हम ऐसा करेंगे तो तभी गैर मुल्की सरमायाकार आएगा पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए, बात यह है कि इसमें जैसे कि आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी देखा, आज उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया, कल उन्होंने खिताब भी किया था। बुनियादी मकसद ये है, चाहे ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल हो या हमारी अदर जो भी हमारी और कोशिशें हैं, ख्वाह वो बजट की सूरत में हो, ख्वाह वो जो ECC में एफर्ट्स होती हैं, काबीना की तरफ से होती हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब दीगर कमेटियाँ बनाते हैं, बुनियादी तौर पे तो हमारा मकसद यही है कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि उज़ैर साहब जो फिगर्स कोट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत डायर रही है, हमारा इसमें ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और हमें ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं है, और उसके दीगर वजूहात हैं। उसकी वजूहात में हमारी रेड टेपिज़म भी है, उसमें हमारी जुडिशरी में मामला फंसना भी है, उसमें हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, हमारी जमहूरियत की कंटिन्यूटी भी है, हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, हमारी FBR रिफॉर्म्स नीडेड हैं जिसमें टैक्स पेयर्स हमारे फंस जाते हैं, तो दीगर इश्यूज़ हैं। ये ओवरऑल
मगर कल तो इस काउंसिल का बुनियादी मकसद ये था, हाँ ये बात सही है कि उसमें से आर्म्ड फोर्सेस को भी उसका मेंबर बनाया गया है, मगर बुनियादी तौर पे ये वफाकी हुकूमत का एक स्टेप है। और आपने देखा है कि उसकी 3 सतहों पे कमेटीज़ बनी हैं। पहली कमेटी को वज़ीर आज़म खुद चेयर कर रहे हैं, जो कि एपेक्स कमेटी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी को मेरी अंडरस्टैंडिंग मिनिस्टर फॉर प्लानिंग कर रहे हैं, और तीसरी जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसको SAPM कर रहे हैं। तो बुनियादी तो मकसद ये है कि एक मैसेज देना जो भी हमारे काउंटर पार्ट्स हैं बाहर, कि हम वी आर सीरियस अबाउट दिस। आपको अगर किसी किस्म के भी कोई इश्यूज़ फेस करते हैं आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या ट्रांजैक्टिंग विद पाकिस्तान, इंटरैक्टिंग विद पाकिस्तान, आपको महसूस होता है कि आप पाकिस्तान आते हैं तो कोई शख्स आता है, वो एक वफाकी वजारत में जाता है, उसको वहाँ से एक और वफाकी वजारत में भेज दिया जाता है, या वो उसको कहा जाता है ये सूबों का सब्जेक्ट है, आप वहाँ पे चले जाएं। फिर उसके बाद तो बुनियादी क्या हम तसव्वुर करें कि बोर्ड इन्वेस्टमेंट और बाकी इदारे बंद हो जाएंगे? ये काउंसिल होगी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो डील करेगी, और इन्हें ये काउंसिल आपने, आई थिंक BOI भी इसका हिस्सा है। तो देखिए यकीनन BOI का एक एम्बिट है, BOI अपना काम करती है, मगर इस कमेटी का एक ये मकसद बन गया है कि वज़ीर आज़म की सतह पे वो खुद ओवरसी करेंगे इन चीज़ों को, कि जहाँ पे जो भी इस तरह के मामलात आ रहे हैं उनके एक स्टेटस भी लिया जाएगा, जो सीरियस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मिसाल के तौर पे कोई एफर्ट्स हो रही हैं, और देखा जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है, और अगर वो उनको मसाइल पेश आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ताकि हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनकी रुकावटें हटाई जाएँ। जहाँ पे रेड टेप के हवाले से या कोई और इशूज़ आ रहे हैं वो हटाए जाएँ। बुनियादी मकसद ये है कि हम देखें कि हमें ना सिर्फ ये कि सबसे हाईएस्ट सतह से क्या इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को मटीरियलाइज करने के लिए, या हमें साथ ही साथ हमें देखना है कि कहाँ पे वो फंस गया है, ताकि हमारे पास जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो हम पूरी करें। सही। और ये नज़र आए कि ये हाईएस्ट लेवल पे जो है ये इसके ऊपर अटेंशन जो है वो। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये भी जिक्र जरूर रखेंगे इनके सामने कि इससे पहले CPEC अथॉरिटी भी हमने देखी, बट वो भी डिलीवर नहीं कर पाई। क्या वजूहत थी? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने कल बड़ी हैरानकुन बात की है। उन्होंने कहा है कि जी कोई 112 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी गोया कि इस काउंसिल के क़याम के बाद जो दोस्त ममालिक ने कहा है, तो यकीन कर लें, उम्मीद रखें, खुश होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि जी बहुत बड़ी सरमायाकारी अब इसके बाद आएगी। देखिए शराय साहब, ये हाथ कंगन को आरसी, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की बात जो है उस पर तभी यकीन करेंगे अगर कोई पहला कतरा जो है बारिश का वो आए, और उसके बाद जाहिर है कि आने शुरू हो जाएंगे। असल चीज़ इस वक्त मैंने जैसे कि शुरू में अपने पिछले सेगमेंट में कहा था कि मैं सरमायाकारी के नंबर पे इस वक्त कमेंट नहीं करना चाह रहा कि कितनी आएगी, मैं मैकेनिज्म पे कमेंट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जो सिस्टम है, हर मुल्क का एक अपना सियासी सिस्टम होता है, हर मुल्क का एक अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इस तरह के मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सके। और मैं जो एक खबर पढ़ रहा हूँ वो यही है कि अबू धाबी पोर्ट्स जो है ऑलरेडी उन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो लीज पे पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को 5 साल के लिए लीज पे लेने की बातचीत शुरू कर दी है। विच मीन्स कि अगर PICT जो है वो अबू धाबी पोर्ट चलाता है तो हमें जो पोर्ट्स और पे बहुत सी बेज़ाब्तियाँ और जो वहाँ पे गवर्नेंस मिस के जो इश्यूज आते हैं वो आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में आती बहुत सी चीज़ें वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ बिजनेस बढ़ा देते हैं, उसकी मुश्किल बढ़ा देते हैं। तो इसको मैकेनिज्म को रोल आउट होने दें, फिर देखते हैं कि कितने सरमायाकारी आती है। तो इस वक्त हमें सरमायाकारी के नंबर पे नहीं, इस मैकेनिज्म के मेरिट्स या डीमेरिट्स को डिस्कस करना चाहिए। सही। और उज़ैर साहब, इनफैक्ट एक तो मैं, क्योंकि आप वाशिंगटन में बैठे हैं सर, तो वहाँ से बैठ के आप एक तो ये असेसमेंट बेहतर दे सकते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है आपके ख्याल में, और अगर है तो फिर क्यों नहीं हो रही मुल्क के अंदर? अब देखें ना, अगर फिगर्स में आपको कोट करूँ कि पिछले 1 साल के अंदर 1.2 तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा मुल्क। तो प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि रिजॉल्व करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि इस तरह का एक फोरम क्रिएट किया जाए जहाँ से बहरहाल इन्वेस्टर्स को जो मैसेज आए कि अगर वो यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो सिक्योर भी होगी और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो भी उनके रास्ते में नहीं होंगी। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक इम्प्रेशन पाकिस्तान के बारे में तो बहरहाल है
कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए कि तो उसका महफूज होना, फिर साथ में लोगों को काम करने नहीं दे जाता, लोग थक के बाद के चले जाते हैं वापस। तो ये फोरम बनना बहरहाल ज़रूरी था, जिससे एक मैसेज किया है कि एक पावरफुल फोरम है जहाँ पे आप आएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्या कहेंगे सर? पहला ये कि पोटेंशियल है वाकई पाकिस्तान में, क्या आ सकती सरमायाकारी? जी, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे शोबों के अंदर है, और दुनिया भर की कंपनीज अगर पाकिस्तान में हालात बेहतर हों तो इन्वेस्ट भी करेंगी। मैं या वाशिंगटन में जब बिलखुसूस अमरीकी और यूरोपियन बिजनेसेस से जब बात होती है पाकिस्तान के बारे में, तो 2-3 बड़ी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि मसले हैं हमारे। नंबर 1 कि आप इन्वेस्टमेंट तो मंगवा लेते हैं, फिर उसकी रिपैट्रिएशन के लिए आप जो है हमें साल इंतजार करवाते हैं। एक एग्जांपल है, लोग गूगल कर लें जाके, मेट लाइफ नाम की कंपनी थी, उसको 10 साल लगे, कोई $60 मिलियन के आसपास की रकम थी उसको पाकिस्तान से निकालने के लिए। तो इतना बड़ा मुल्क 60 मिलियन के लिए एक इन्वेस्टर को घुमा फिरा रहा है, तो 500-1-2 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वॉलमार्ट ने भारत के अंदर 17 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी को खरीद के, तो क्या उसके वो पैसे निकालने देंगे? नहीं, तो फिर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर आपका जुडिशियल सिस्टम है, जिस पर पहले सेगमेंट में भी बात हुई, आपके केसेस की टाइमलाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो मसले होते हैं वो क्या ये काउंसिल सॉल्व करेगा? क्या वो जुडिशरी को भी फिर बिठा दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि वो जुडिशियल मामला भी देख लें इन इन्वेस्टर्स के? तो नंबर 2 ये। और नंबर 3 सबसे बड़ा ओवरऑल स्टेबिलिटी का सवाल, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। सियासी अदम इस्तेकाम तो दुनिया के बहुत ममालिक में होता है। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, क्या आपने एक दिन जो है 3 साल के लिए रुपए की कदर रोक दी, फिर चौथे साल बड़ी सी डिप्रिसिएशन हुई, फिर आपके पास पैसे खत्म हो गए, अब आप दिवाली की तरफ खड़े हैं। तो इन्वेस्टर नहीं चाहता ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करना, और या अगर वो करना भी चाहते हैं तो वो ऐसे सेक्टर्स में करना चाहते हैं जो कि मार्केट सीकिंग हो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना, कि पोर्ट्स को लीज कर देना, रिफाइनरी बनवा देना, टेलीकॉम्स में इन्वेस्टमेंट लाना, ये मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट हैं, जिससे पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट के तो डॉलर ले आएगा, लेकिन उसकी रिपैट्रिएशन डॉलर में होगी और आप एक्सपोर्ट नहीं कमाएंगे। पाकिस्तान को जरूरत है इन्वेस्टमेंट की एक्सपोर्ट सीकिंग सेक्टर्स में, और वो इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आएगी जब आपकी पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी होगी। और इस वक्त इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ कमेटियां बनाने का जो है वो पूत एक तरह से सवार है लोगों के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि वो असल मसले को सॉल्व करेगा। इंटरेस्टिंग। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे बयान के लिए कहा जाए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यही नुकात आपके सामने रखा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद बिलाल साहब। इनफैक्ट जो बातें उज़ैर साहब की भी आपने सुनी कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आएगा फिर आप उनको ले जाने देते नहीं। इस वक्त भी जो फिगर्स मेरे सामने हैं वो है कि आपने $1 बिलियन टेलकोज और जो गैर मुल्की एयरलाइंस उनको आप रोका हुआ है, आप नहीं ले जाने दे रहे सर। तो इस माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? और साथ में जो मुल्क के अंदर जो सियासी हालात चल रहे हैं सर, अगर आप सरमायाकार हों तो आप ज़रा खुल के बताएं कि आप चाहेंगे कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे कुछ पता नहीं हुकूमत कितने दिन चलनी है, इंतखाबात होने के नहीं होने, करेंगे इन्वेस्टमेंट सर? जी देखिए इफ्तिखार साहब, बात ये है कि यकीनन आजकल हालात मुश्किल हैं, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के चैलेंजेस हैं, और उसकी वजह से एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने पड़े हैं हमें। जो हमारी आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज की, उसको कर्टेल करना पड़ा है, इंपोर्ट्स कर्टेल करनी पड़ी हैं। ये यकीनन ऐसे स्टेप्स नहीं है जो आइडियली कोई भी हुकूमत लेना चाहेगी, और हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, मगर ये वक्त की ज़रूरत थी, चूँकि जिन हालात में हमें हुकूमत मिली, जिस तरह के हालात बने हुए थे, जिस तरह एक लो लेवल ऑफ रिजर्व्स भी था, और फिर एक IMF का प्रोग्राम जानबूझ के तोड़ा गया था पिछली हुकूमत की तरफ से। तो उसके बाद हमें वापस IMF को मेज़ पे ला के साथ साथ अपनी वो प्रोग्राम भी चलाना पड़ा, और साथ साथ हमें ये अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी साथ साथ प्रिजर्व करने पड़े। अब जो बात आपने की है, यकीनन जी यही तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि यही हमारे चैलेंजेस हैं कि रिपैट्रिएशन तो अभी एक इशू है, और वैसे भी आप सही कह रहे हैं कि अक्सर होता है, मगर आजकल एक्स्ट्रॉर्डनरी गैर मामूली हालात की वजह से। मगर ये दूसरी बात है आपने कही कि यहाँ पे सर्टेनिटी, पॉलिटिकल सर्टेनिटी, यही मकसद है ये इस काउंसिल का, ये ओवरऑल हुकूमत का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जी हमने किस तरीके से इन्वेस्टर्स को वो कंफर्ट प्रोवाइड करना है कि रिपैट्रिएशन ऑफ फंड से लेके यहाँ पे पॉलिसी की कंटिन्यूटी से लेके यहाँ पे ये इंश्योर करना कि अगर आप आएंगे तो जो भी जितने भी लोग हैं जिनसे उनकी डीलिंग होगी
कि वो सब एक कोऑर्डिनेशन में भी होंगे उनकी मदद करने के लिए, और टू इंश्योर कि ऐसा ना हो कि वो एक कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आएँ और फिर कल वो यहाँ पे उनको महसूस हो कि वो फंस जाएं। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही बढ़ाने का एक तरीक़ेकार है। मैं आपको इसमें एक मिसाल दूंगा। अपोजिशन के लोगों को भी शामिल कर लेते हैं ना सर, ताकि एक बड़ी कलेक्टिव। कौन सी अपोजिशन जी? होता कि भी कायदे से खिलाफ भी इस कमेटी का हिस्सा होते, ताकि अप्रोच ये बनती है कि जिस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी इकट्ठी बैठते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। देखिए मेरी बात, इसमें वफाकी हुकूमत भी है, आपने देखा एपेक्स कमेटी में सूबाई सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर सूबाई वजीर भी हैं, वज़रा भी हैं। तो देखिए रिगार्डलेस किस पार्टी की हुकूमत सूबे में वो उसका जी वो उसका हिस्सा है, वो आपके पास नोटिफिकेशन है, वो उसका हिस्सा है। तो मकसद यही है जी। और देखिए यकीनन हमारे चैलेंजेस हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2013 से 2018 में इसी ही सिस्टम के अंदर, इसी ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इन्हीं ही जुडिशल चैलेंजेस के अंदर, जहाँ पे हमारे स्टे ऑर्डर्स भी हो जाते हैं और दीगर मसाइल होते हैं, यहाँ पे 12,000 मेगावाट बिजली लगी है ना जी। इसी के अंदर प्रोजेक्ट्स कंसीव भी हुए, इनिशिएट भी हुए, कंप्लीट भी हुए, बड़े बड़े टेंडर्स अवार्ड भी हुए। वो कंपनीज आई, उन्होंने आके कारखाने भी बिजली के लगाए। वो कॉन्फिडेंस दिया गया एक एक प्रोजेक्ट करके कि देखिए हुकूमत मीन्स व्हाट इट सेज। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो आए, उनको पेमेंट्स टाइम पे मिली, उनको जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी हुई, तो उसकी वजह से आगे एक सिलसिला चल पड़ा। और बाय द एंड जब तक नवाज शरीफ साहब को एक एक्सपेरिमेंट के पूरी करने के लिए या एक मंसूबे के तहत हटाया नहीं गया था, तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हम देख रहे थे आ रहा था। फॉरेन कंपनीज का आहिस्ता आहिस्ता रुझान बन रहा था कि यहाँ पे IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो रहा है, एक पॉलिसी की कंटिन्यूटी भी है, एक यहाँ पे पिछले सालों में दहशतगर्दी का भी खात्मा हो गया है, बिजली के कारखाने लग गए हैं। नज़र आ रहा है कि चलें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ बात होती है, मगर आप बिजली के कारखाने भी लग रहे हैं तो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स आके उनको पेमेंट्स मिल रही हैं। तो आपने यही लाहौर में मिसाल के तौर पे टर्की की एक कंपनी आई थी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, शहबाज शरीफ साहब लाए थे। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स। हमने देखा है कि पिछले 4 साल में जहाँ पे मुआशी इंडिकेटर्स को ख़राब किया गया है, साथ ही साथ सफारती सतह पे भी ताल्लुकात ख़राब किए गए हैं। जो कारोबार काम कर भी रहे थे उनको भी यहाँ पे उनकी ऐसी गंदी मिसालें बनाई गई इमरान खान साहब की तरफ से, जो मैंने खुद फर्स्ट हैंड विटनेस किए वज़ीर आज़म साहब के साथ जाके, जब हम कुछ फॉरेन बिजनेस ग्रुप से मिले जी। लास्टली मैं चाहूँगा, आखिरी मिनट है, तो मैं उज़ैर साहब आपसे चाहूँगा कि वाकई ये इंडिकेट जो इश्यूज़ हैं वो सबसे बड़ा हर्डल है, या आपके ख्याल में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बुनियादी वजह है पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की? जी, मेरे नज़दीक जो ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए वो प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे कहा जाता है, मईशत के अंदर इस्तेहकाम रखने वाली पॉलिसीज पे अमल किया जाए। अभी उन्होंने पूरा दोहराया, मियाँ साहब के ज़माने में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था, तो वो कहना भूल गए कि डार साहब के जो पैग ने कितना नुकसान किया। इस पर मैंने अक्टूबर 2016 में एनालिसिस लिखा था कि मईशत का बुरा हाल होगा, और वही हुआ। फिर पिछले साल से डार साहब ने जो पॉलिसी अपनाई डार पैग के थ्रू, उससे जो नुकसान हुआ वो अभी तक भुगत रहा है पाकिस्तान। तो ये जो एक तरह से ये कहा जाता है इस्लामाबाद में बिलखुसूस कि जी पाकिस्तान के माशी जो मामलात हैं वो बड़े यूनिक हैं, तो हम अलग तरह से चलाएंगे अपनी मईशत को, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो जब तक प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इस मुल्क में फॉलो नहीं की जाएंगी, जिसमें खसारा, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट के मामलात जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चलाए जाएंगे, तो क्राइसिस कहीं नहीं जाना। और जब तक क्राइसिस रहेगा तब तक इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से जो है वो कतराएगा। जी बहुत शुक्रिया अजीज़ उज़ैर जुनैद साहब और बिलाल कियानी साहब, आप दोनों का। सर एक छोटा सा ब्रेक देंगे, और ब्रेक के बाद रियल एस्टेट के बारे में भी कहा जाता है उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। रियल एस्टेट और तामीराती शोबा पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसान मलिक साहब, आप एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट को लेके। सर कुछ बताइए सर, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त और हमारी मईशत को ठीक होना है, इस सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ये कि ये सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, और ये एक सेक्टर है जो फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। बट मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा अदारा है FBR, जो हमारा बजट बनाता है, कहने को तो हर साल 75 सालों से हर बजट के बाद हम गवर्नमेंट की तरफ से सुनते हैं कि फ्रेंडली बजट है, कोई टैक्सेशन नहीं है और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। बट एक चीज़ की लैकिंग इतनी ज़्यादा है जो कि मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फील की कि हमारे इस अदारे में रिसर्च एंड एनालिसिस
का कोई विंग अवेलेबल नहीं है कि वो जो चीजें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, जो सेक्टर्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको आप एवेल्युएट करें कि वो आपके लिए कितना टैक्स जनरेट करते हैं और आपको क्या रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। यहां पे एक सिंपल बाबू क्रेसी कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें कि ऑलरेडी सपोज एक मीडिया हाउस है, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो ही एक छोटे मीडिया हाउस पे भी लगेगा। यही क्राइटेरिया तमाम बिजनेसमैनों पे भी अप्लाई होता है। एक टैक्स रेशियो है 14% है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, आप इसको 16% कर दें। आप मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाते, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते कि यार हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारी सर 10 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं जिसमें एडिबल ऑयल, दालें, मतलब कॉटन, एवरीथिंग, मतलब हम ये चीजें क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हमारा जो जीडीपी के साथ रेशो है ग्रोथ की वो 13.8% है, जो कि दुनिया में जो अच्छे हैं वो 30+ पे चल रहे हैं। मतलब मैं आज समझता हूँ, आज सुबह से मैं वो खबरों में देख रहा था कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया, स्पेशल काउंसिल बनी है सर, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये बहुत अच्छा स्टेप है, बट इसको खुदारा मीटिंगों की नजर ना कर दीजिएगा। जो हमारे बाबुओं का स्टाइल है, मीटिंग हो रही है, वो तो कह रहे हैं वन विंडो कर रहे हैं हम, अब सारे हर तरह के ब्यूरोक्रेटिक। बेसिकली अगर आप पीछे चले जाएं पिछले टेन्योर में नून लीग के, तो ये तब हुआ था जब आप चाइना के लिए आपने ये चीज बनाई थी। अब इसमें चले ऐड ऑन हो रहा है, यूएई आ रहा है, सऊदी आ रहा है, बट चीजों को एक्सपेडाइट करें और ऐसे ब्रेन्स को इन्वॉल्व करें कि जो आपको सही साइड पर ले जाएं, जो आपको रोड मैप ऐसा दें जो कि आपकी इकोनॉमिकली एक्टिविटी को बेहतर कर सके। पर रियल एस्टेट के वाले से बताया ना सर, कुछ तजावीज दें ना गवर्नमेंट। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बजट में तजावीज में से 2 तो उन्होंने मान ली थी। एक हमने कहा था ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए 236K जो है इसको चार्ज नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी सैलरी से ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी टैक्स कट जाता है, तो ये वो पैसे हैं जो एफबीआर वापस भी नहीं करता। तो मैंने ये कहा था कि आप इसकी परसेंटेज कम कर दें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। प्लस ये आप सराउंडिंग में देखते हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक सोसाइटीज का भूचाल आया हुआ है। इतनी आप इनको टैक्स करें, जो टैक्स नेट में नहीं है इनको टैक्स नेट में लेकर आए ताकि आपको रेवेन्यू भी जनरेट हो और लोगों से फ्रॉड होना भी बंद हो। अभी एफबीआर वैल्यूएशन हो रही है, डीसी रेट्स की वैल्यूएशन हो रही है, वो होपफुली बाय 30 जून तक कंप्लीट होगी, तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस साइड पे ये लेके चलती है गवर्नमेंट। यकीनन यही मेरे ख्याल में वो एरियाज इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मलिक एहसान, बहुत शुक्रिया सर देने के लिए। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।